नमस्कार। अरुणा विलेचक की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं सिंचन भाग 2 का पाठ 1 हरिहर काका के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो अपलोड की गई है मेरे चैनल में, भाग 1 और भाग 2। उन दोनों में जो है इस पाठ के सार को समझाया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। संचयन पाठ्य पुस्तक से केवल दीर्घ प्रश्नोत्तर ही परीक्षा में आते हैं। 2 अंक के होते हैं ये। आपको इसके उत्तर विस्तार सहित देने होते हैं। यहाँ लघु या एमसीक्यू नहीं आते हैं। तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? हरिहर काका लेखक से बचपन से ही अत्यंत स्नेह करते थे और उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। लेखक के अनुसार जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, हरिहर काका का उसके प्रति स्नेह उससे भी बढ़कर था। जब लेखक बड़ा हुआ और समझदार बनने लगा, तब उसकी पहली सच्ची मित्रता भी हरिहर काका के साथ ही स्थापित हुई थी। इससे पहले गांव में उनकी किसी से इतनी गहरी और आत्मीय मित्रता नहीं थी। लेखक को यह अनुभव हुआ कि मानो हरिहर काका ने उसी से मित्रता करने के लिए जीवन भर प्रतीक्षा की हो। वे लेखक से कभी कोई बात नहीं छिपाते थे और हर विषय पर खुलकर उससे बातचीत करते थे। इस प्रकार लेखक और हरिहर काका के बीच अत्यंत निकट, आत्मीय और विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। कथावाचक हरिहर काका के साथ अपने संबंधों के ये 2 मुख्य कारण बताते हैं। हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते हैं। हरिहर काका ने बचपन में कथावाचक को बहुत प्यार किया था। दोनों आपस में खुलकर बातें करते थे। प्रश्न 2 आता है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों से हरिहर काका की सेवा करने को कहा था। आरंभ में परिवार उनके आराम और आवश्यकताओं का ध्यान रखता रहा, पर धीरे धीरे स्थिति बदल गई और वे उपेक्षित होने लगे। उन्हें बचा खुचा भोजन दे दिया जाता। कई बार बिना घी तेल का रूखा सूखा खाना खाकर ही संतोष करना पड़ता। यदि वे अस्वस्थ या उदास होते तो उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में भी कोई उनका हाल पूछने वाला ना था। महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती थी, बच्चे खेल कूद में, तो कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। बरामदे के कमरे में पड़े रहने वाले हरिहर काका को किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर स्वयं उठकर उसे लेना पड़ता, जबकि वे अपने 15 बीघे खेत की उपज भाइयों के परिवार को ही देते थे। वे सोचने लगे, यदि वे कुछ ना देते तब तो इनका वो क्या हाल होता, तब तो कुछ पूछते ही नहीं। और ऐसे में क्या हुआ कि एक रात क्रोध में वे ठाकुर बाड़ी से बाहर चले गए। बाहर जाके ठहरे वहां पर। बाद में जब भाइयों के समझाने पर वे घर लौटे तो घर का व्यवहार बदला हुआ मिला। सभी उनका आदर करने लगे। भाइयों ने क्षमा मांग ली और उनकी सेवा सत्कार होने लगी, ऐसे जैसे घर में मेहमानों की भी नहीं होती। उधर महंत जो है वो भी लगातार उन्हें समझाता रहा कि यदि वे अपनी भूमि ठाकुर जी के नाम लिख दें तो उन्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा, उनकी कीर्ति अमर हो जाएगी और साधु संत उनके चरण धोकर स्वयं को धन्य मानेंगे। वे ये भी कहता है कि उनकी जमीन के कारण ही भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा है। यदि वे इसे कहीं और देने की बात करें तो अपने ही उनसे संबंध तोड़ लेंगे, यानी भाई उनसे संबंध तोड़ लेंगे। वास्तव में हरिहर काका समझ चुके थे कि महंत और उनके भाई दोनों का अच्छा व्यवहार उनकी जमीन के कारण है, अन्यथा कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था और वे एक ही श्रेणी के प्रतीत होते थे। प्रश्न 3 आता है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वाले जो थे, उनके मन में गहरी आस्था श्रद्धा है। यह गांव का प्राचीन और विशाल मंदिर है, जिसे वे अत्यंत पवित्र और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। गांव के लोग अपने जीवन की हर सफलता, जैसे पुत्र जन्म, मुकदमे में जीत, बेटी का अच्छे घर में विवाह तय होना या बेटे की नौकरी मिलना का श्रेय ठाकुर जी को देते थे। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वे खुले मन से रुपए, आभूषण और अनाज अर्पित करते हैं। इसी आस्था का लाभ उठाकर महंत, पुजारी और साधु संत उठाते हैं। ठाकुर बाड़ी के नाम पर और भगवान को भोग लगाने के बहाने प्रतिदिन दोनों समय हलवा पूड़ी बनाई जाती है, जबकि वे स्वयं आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। वहां आने वाले लोगों से सेवक के नाम पर सारा काम भी करवा लिया जाता है।
ग्रामीण लोग ठाकुरबाड़ी को निष्कलंक और पवित्र मानते हुए बिना किसी संदेह के श्रद्धा और भक्ति भाव से उसकी सेवा करते रहते हैं। उनकी इस आस्था से स्पष्ट होता है कि वे गहरे धार्मिक स्वभाव के, भक्तिपरायण और धर्म भीरू हैं तथा अपनी हर सफलता के पीछे ठाकुर जी की कृपा मानते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब हरिहर काका के भाइयों ने उनसे उनके हिस्से की जमीन अपने नाम लिख देने का आग्रह किया, तब हरिहर काका ने इस विषय पर गहराई से विचार किया। लंबे समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपने तेजी अपनी संपत्ति का स्वामित्व किसी और को सौंप देना उचित नहीं है, चाहे वह अपना सगा भाई ही क्यों न हो या मंदिर का महंत। उन्हें अपने गांव और आसपास के क्षेत्र के कुछ ऐसे लोगों की याद आई जिन्होंने जीवन काल में ही अपनी जमीन रिश्तेदारों या अन्य लोगों के नाम कर दी थी। बाद में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वे उपेक्षित जीवन जीने लगे थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं बचा था। हरिहर काका भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे अपने जीवन में आए व्यवहारिक परिवर्तनों को भली भांति समझते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया था कि संपत्ति हाथ से निकलते ही सम्मान और देखभाल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे जीवित रहते हुए किसी के नाम अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि अशिक्षित होने के बावजूद हरिहर काका जीवन की वास्तविकताओं और दुनिया के व्यवहार को गहराई से समझने वाले सजग और अनुभवी व्यक्ति थे। प्रश्न 5 आता है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग महंत के ही आदमी थे। वे ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर थे, जो भाला गंडा सर बंदूक से लैस होकर आए थे। वे हरिहर काका के दलान पर आधी रात में आ धमके थे। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न थे। भाइयों के संभलने से पहले ही हमलावर हरिहर काका को अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। उन्होंने उन्हें ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उनके हाथ पांव बांध दिए गए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया ताकि वे आवाज न कर सके। काका को इस प्रकार असहाय अवस्था में बांधकर वे लोग किसी गुप्त दरवाजे से निकल गए। जाने से पहले उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिहर काका से जबरदस्ती अंगूठे के निशान भी लगवा लिए। हरिहर काका बंधे होने की स्थिति में भी लुढ़कते घिसटते दरवाजे तक पहुंच गए और अपने पैरों से दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगे ताकि बाहर मौजूद उनके भाई और पुलिस को संकेत मिल सके कि वे अंदर हैं और उन्हें संकट से बचा सके। प्रश्न 6 आता है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? कहानी के अनुसार न तो महंत जी ने ही गांव के लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी दी थी और न ही हरिहर काका के भाइयों ने इस विषय पर कुछ बताया था। फिर भी गांव वाले स्वयं ही सच्चाई से परिचित हो गए थे। वे भली भांति जानते थे कि हरिहर काका के परिवारजन उनका उचित ध्यान नहीं रखते और इसी स्थिति का लाभ उठाकर महंत जी उन्हें सुख समृद्धि और धार्मिक पुण्य का लालच देकर उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। यही कारण था कि पूरा गांव दो मतों में विभाजित हो गया। एक तरफ चटोरे किस्म के लोग थे जो सुबह शाम ठाकुर जी में प्रसाद के बहाने माल खाते। वे महंत और साधु संतों को खुश रखना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। दूसरा वर्ग प्रगतिशील विचारों का था। वे धार्मिक पाखंड को भली भांति समझते थे। उनका कहना था कि भाई का परिवार भी अपना ही होता है, अतः हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम लिखनी चाहिए। अब जब भी गांव के लोग कहीं इकट्ठे होते, तो चर्चा का मुख्य विषय यही बन जाता। चौपाल, रास्तों और आंगनों में हर जगह इसी मुद्दे पर बहस चलती रहती। कुछ लोगों का मानना था कि जमीन भगवान के नाम पर देना उनका बड़ा पुण्य होगा, इससे हरिहर काका को अमर यश मिलेगा। इसके विपरीत अन्य ग्रामीणों का विचार था कि भाइयों को संपत्ति से वंचित करना अन्याय होगा और इससे पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ सकती है। इस प्रकार पूरे गांव का वातावरण मतभेदों और निरंतर चर्चाओं से भर गया था। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा? अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं।
ज्ञान हो जाने होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी में हरिहर काका के व्यक्तित्व और मानसिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। प्रारंभ में जब महंत ने उन्हें डराया धमकाया और पीटा, तब वे मृत्यु की आशंका से भयभीत हो गए थे। उस समय तक उन्हें वास्तविकता का सही ज्ञान नहीं था और वे भ्रम की स्थिति में थे। लेकिन बाद में जब उनके भाइयों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, तब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब उन्हें लोगों के स्वार्थ और परिस्थितियों की सच्चाई समझ आ गई थी। इस ज्ञान ने उनके भीतर साहस साहस उत्पन्न कर दिया था। वे मृत्यु से भयभीत नहीं रहे और भाइयों की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए। यदि ये धमकी अपहरण करने की घटना से पहले दी गई होती, तो संभव था कि वे डर जाते, किंतु अब वे सत्य को पहचान चुके थे। उन्हें यह बोध हो गया था कि मनुष्य तब तक मृत्यु से डरता है जब तक वह जीवन की सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहता है। सत्य का ज्ञान हो जाने पर वह आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यदि उनके भाई उन्हें एक ही बार में मार डाले तो भी वह स्वीकार्य है, परंतु वे अपनी जमीन उनके नाम लिखकर पूरी जिंदगी अपमान, उपेक्षा और पराधीनता में घुट-घुट कर जीना नहीं चाहते। उन्हें अपने गांव और आसपास के वे लोग याद आए जिन्होंने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति दूसरों के नाम कर दी थी। प्रारंभ में तो उन्हें सम्मान मिला, पर समय बीतने पर वही लोग बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझने लगे। अंततः वे उपेक्षित और दयनीय जीवन जीने को विवश हो गए। इन अनुभवों को स्मरण कर हरिहर काका इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपमान और पराधीनता से भरे जीवन से बेहतर है मृत्यु का सामना करना। उनके लिए स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ जीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वे किसी भी कीमत पर अपना सम्मान खोना नहीं चाहते थे। प्रश्न 8 आता है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में सुखपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए रिश्ते नातों का अत्यंत महत्व होता है। ये संबंध व्यक्ति को भावात्मक सहारा, सुरक्षा और अपनापन प्रदान करते हैं। परंतु आधुनिक समय में मानवीय संवेदनाएं, पारिवारिक मूल्य और पारस्परिक कर्तव्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ते दिखते हैं। आज अनेक लोग संबंधों को प्रेम और विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और सुविधा के आधार पर निभाने लगते हैं। समाज में अक्सर वही रिश्ते निभाए जाते हैं जिनसे लाभ प्राप्त हो सके। स्वार्थ पूरा होते ही संबंधों की उपेक्षा कर दी जाती है। भाई भाई का रिश्ता भी कई बार इसी प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाता है। हरिहर काका के सगे भाइयों का व्यवहार इसका स्पष्ट उदाहरण है। जब वे उन्हें ठाकुरबाड़ी से घर लाए, तब उन्होंने उनकी भरपूर सेवा की, उत्तम भोजन दिया और आदर दिखाया, क्योंकि वे उनकी जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। किंतु जैसे ही काका ने जमीन लिखने से इनकार किया, उनका व्यवहार बदल गया। वे हिंसक हो उठे, उनसे हाथापाई और जबरन कागजों पर अंगूठा लगवाने का प्रयास किया। आज भी समाज में संपन्न और प्रभावशाली रिश्तेदारों से निकटता बढ़ाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर संबंधियों से दूरी बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। संपत्ति और धन के लालच में पारिवारिक संबंधों का टूटना और हिंसक घटनाएं सामने आना इस बात का प्रमाण है कि स्वार्थ की भावना मानवीय मूल्यों को गहरा आघात पहुंचा रही है। प्रश्न 9, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो, तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सहायता करने का पूरा प्रयास करें। सबसे पहले हम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और उससे संवेदनापूर्वक बातचीत कर उसकी समस्याओं के वास्तविक कारण जानने का प्रयास करेंगे। आजकल अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन ऐसे पीड़ित और उपेक्षित लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं। हम उस व्यक्ति को मानसिक सहारा देंगे, उसे सम्मान और अपनापन महसूस कराएंगे तथा उसे शेष जीवन सकारात्मक और संतोषपूर्ण ढंग से बिताने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि संभव हो तो उसके परिवारजनों से भी संवाद स्थापित कर उनके बीच उत्पन्न दूरी और गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि बिगड़े हुए रिश्ते सुधर सके
और उस व्यक्ति को पारिवारिक सहयोग और भावात्मक सुरक्षा मिल सके। इस प्रकार मानवीय संवेदना और सहयोग की भावना के साथ हम उसके जीवन में आशा और सहारा देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 10। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। यदि हरिहर काका के गांव तक मीडिया की पहुंच होती तो संभव है कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय न बनती। मीडिया सत्य को उजागर करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। वह उनके साथ हुए अन्याय और अत्याचारों को सार्वजनिक कर देता। तब उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती जो असहाय बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं। उनकी संपत्ति हड़पने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं और उन्हें 2 समय का भोजन तक उपलब्ध नहीं कराते। मीडिया ऐसे मामलों को सामने लाकर प्रमाण और साक्ष्य एकत्र कर सकता है, जिससे दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव हो सके और उन्हें उचित दंड मिल सके। साथ ही समाज का ध्यान भी इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं की ओर आकर्षित होता, जिससे लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ती। यदि हरे काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती, तो महंत की कलाई खुल जाती। भाइयों के दुर्व्यवहार की सूचना सभी को मिल जाती। जबरन अंगूठा लगवाने की बात पुलिस प्रशासन सभी तक पहुंच जाती। न केवल उसके साथ हो रहे अन्याय का पर्दाफाश होता, बल्कि दोषियों को दंडित करने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाते। आशा है आपको हरिहर काका पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो पहले से अपलोड की गई हैं। उसमें इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अगर कहीं भी आपको कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।